राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे माता पिता हैं जो हमें ज़रूरतें होते हैं, उन ज़रूरतों को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो जिम्मेवारी बनती है हमारी। लेकिन क्या हम उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते हैं? शायद हमारे जो श्रोता भी सुन रहे होंगे बहुत ही अच्छे से अपने माता पिता का ध्यान रखते होंगे, जो उनको ज़रूरतें होंगी उन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते होंगे। लेकिन सभी तो बराबर नहीं है ना, कुछ ना कुछ होता है या कोई ना कोई ऐसा भी होता है कि जो कि उनका अच्छे से देखभाल ना कर पाते हों या फिर उनको अच्छे से जो सुविधाएं मिलती हैं वो ना दे पाते हों। तो फिर क्या करना है? फिर लेना होता है कानून का सहारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और ये प्रोग्राम DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लेकर आते हैं और ये लाइव प्रोग्राम है। 10:31 हो चुके हैं। आज मंगलवार का दिन। प्रोग्राम में है एडवोकेट स्वाति जी और आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन के बारे में। जो हमारे परिवार के या हमारे समाज के जो सीनियर होते हैं उनके लिए कानून क्या क्या मदद करता है, कैसे मदद ले सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो जरूर कॉल कीजिएगा, हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। नंबर मैं जरूर आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। जिन दोस्तों के पास नंबर है वो अभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल प्रोग्राम में रख सकते हैं। और मैम, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। एंड मैं DLSA की तरफ से यहाँ पे आप सबकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आई हूँ और जो जनरल आप लोगों को गाइडलाइंस देने के लिए कि किस तरह से सीनियर सिटीजन्स को हम लोग सहायता कर सकते हैं एक सोसाइटी का हिस्सा मानते हुए उनको, क्योंकि वो ही हमारे मेन फाउंडेशन है जिनकी वजह से पूरी सोसाइटी चल रही है। एंड उनको अगर हम सुखी और संतुष्ट रखेंगे तो उनके आशीर्वाद से हम सभी गुड़गांव वासी और बाकी देश के वासियों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और हम एक अच्छे जागरूक नागरिक बनते रहेंगे। तो पहले बहुत ये होता था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें आर्टिकल 21 के अंडर एक लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दी रखी है, बट उसके साथ साथ हमें एक आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 46 के तहत एक अच्छे और पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इफेक्टिव प्रोविजन के लिए, साथ में हमें एक कार्य को ढंग से करने के लिए राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। और जब ये बेसिकली जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं या फिर जिनको कोई सिकनेस या फिर कोई डिसेबलमेंट होती है, तो कानून के प्रावधान तो पहले थे, परंतु उसके लिए UN ऑर्गेनाइजेशन ने और साथ में हमारे भारत के देश ने 2007 में एक एक्ट लेकर आए, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, और इसको हिंदी में कहते हैं माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, जो कि 2007 में आया था। इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे हम जो हमारे परिवार के बड़े हैं, कई ऐसे होते हैं जिनके खुद के संतान होती है और कई ऐसे होते हैं जिन्होंने शादी नहीं करी या फिर संतान नहीं हुई परंतु फिर भी उनका परिवार होता है, तो उनकी तरफ हमारी तो जो जिम्मेदारियां होती हैं एज अ सोसाइटी, एज अ परिवार या फिर देश की, उस हिसाब से पूरा ये लॉ सरकार लेकर आई हुई है। क्योंकि इस तरह के जो हमारे ये नागरिक होते हैं, हर तरह के नागरिक के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि उनके सोशल हो सकते हैं, फिजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, मेंटल या इकोनॉमिक चैलेंजेस हो सकते हैं। परंतु जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उन्होंने बचपन से, हम सब अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं, जब वो लोग जवान होते हैं तो उन्होंने पूरे परिवार को संभाला होता है, बच्चों को पाला होता है, उनका भरण पोषण किया होता है, अच्छी नौकरी करते हैं और कई बार तो जो सरकारी नौकरी एम्प्लॉयड होते हैं, पर अचानक से जब वो एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आजकल न्यूक्लियर फैमिली का माहौल है, तो लोग अपने घरों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके दूसरे देशों में या फिर दूसरे शहरों में जा रहे हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, परंतु पीछे रह जाते हैं हमारे बूढ़े माँ बाप या फिर हमारे जो वरिष्ठ परिवारजन होते हैं। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और इन सब प्रॉब्लम से निकलने के लिए
सरकार ने उनको सहूलियत दे रखी है, जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहें और उनको कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर, उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, या फिर मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं। और कई ऐसी बेनिफिट्स भी दे रखे हैं जैसे कि पेंशन स्कीम्स हैं। जी, बहुत सारा मैम ने एक साथ में ही बता दिया है हमारे श्रोताओं को। यहाँ पे हम स्वाति जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि आर्टिकल 21, ये आर्टिकल 21 क्या है, और ये आपने एक आर्टिकल 41 बताया, 46 बताया, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अगर इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि ये आर्टिकल 21 क्या काम करता है, क्या काम आता है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, और क्यों ज़रूरी हुआ। जो आर्टिकल 21 है वो हमारे संविधान में दे रखा है, जिसके अंदर राइट टू लिव विद डिग्निटी है, और ये हर एक नागरिक के लिए अवेलेबल राइट है। और साथ में जो आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 हैं, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट पॉलिसी के इंक्लूडेड होते हैं। हालांकि ये हमारे यहाँ पे इनको कोई कानूनी तौर पे आप लागू नहीं कर सकते हैं, परंतु ये एक सांचा देते हैं जिसके अंदर एक सरकार अपनी पॉलिसीज़ को बनाती है ताकि जो अपने नागरिक हैं उनके भरण पोषण के लिए और उनके एक अच्छे, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत उनको एक अच्छी जीवन को जीने की शैली उपलब्ध कराती है, उसके लिए उन्होंने आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 दे रखा है। आर्टिकल 41 के अंदर सरकार ने ये बोला हुआ है, स्टेट की सरकार है वो, उनका काम ये होता है कि जो लोग उस राज्य के अंदर अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर ओल्ड एज होते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं या फिर उन्हें कोई डिसेबलमेंट होती है, तो उनके लिए एक प्रोविज़न देना ज़रूरी है जिसके अंदर उनको एक राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये सब दिया जाए। और साथ में आर्टिकल 46 ये होता है, इसके लिए स्टेट को एक स्पेशल पावर दी जाती है कि जो वीकर सेक्शन के पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनके लिए, उनको सोशल इनजस्टिस से बचाने के लिए और उनका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, इसके लिए सरकार ने कोई ना कोई प्रावधान नियुक्त करने होते हैं, जिसके अंदर ताकि सारे के सारे जो नागरिक हैं वो सारे अपने हिसाब से अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। और जिस तरह से सरकार अपना कार्य करती जाती है, जैसे जैसे वो उसने पॉलिसी बनाई है उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करती है, तो फिर वो अपने नागरिकों के फ़ायदे के लिए कार्य कर सकती है। जी 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 स्वाति जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़, और हमारे साथ हैं एडवोकेट स्वाति जी। ये लाइव प्रोग्राम है, अभी आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी 9873551078। 10:38 हो चुके हैं। यहाँ पे स्वाति जी आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ नहीं, लेकिन मैंने बच्चा गोद ले लिया है ना, और जब हम बूढ़ापा आ जाता है और नहीं काम करने लायक रहते हैं, तो क्या वो गोद लिया बच्चा भी, उसका भी हक बनता है कि मतलब उसका भी फ़र्ज बनता है कि हमारा जो खर्च है वो दें, या हमारा जो भरण पोषण है उसके लिए क्या हम उनसे डिमांड कर सकते हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल बहुत ही सही सवाल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा किसी के साथ में खूनी रिश्ता ही हो, परंतु यदि हमने किसी को अपना बच्चा माना है या फिर उन्हें हमने ये राइट दिया है कि हमारे मृत्यु उपरांत हमारी जो प्रॉपर्टी है वो उनको मिलेगी, इस तरह का हमने अगर कोई बनाई है, सोशल अपनी डिक्री बनाई है या फिर गिफ्ट डीड बनाई है, तो फिर हमारा ये पूरा हक बनता है कि हम उस बच्चे से अपने भरण पोषण के लिए और हमारे अच्छे पूरे जीवन व्यतीत करने के लिए जो बेसिक प्रावधान हैं वो उसके लिए वो हमें सहायता करे। और इसके लिए सरकार ने बोला हुआ है कि हम लोग जाकर के एक एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, कोई भी। ये आप अपने बच्चे से भी कर सकते हो, अपने परिवार या फिर किसी गोद लिए हुए संतान से भी कर सकते हो। तो उसके लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में ट्राइब्यूनल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, और फिर वो लोग जल्दी ही, बहुत जल्दी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को हम लोग देरी नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि उनके परेशानी का बहुत ही जल्दी निदान हो जाए, तो उसके लिए फिर हम जल्दी ही उनको ये अवेलेबल करवाते हैं। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का या फिर अपने जो बुज़ुर्ग हैं
उनको पैसे देने में असमर्थता जताता है या फिर नहीं देता, तो भी इसके अंदर कानूनी प्रावधान है कि उन्हें 3 महीने की सज़ा और फाइन, ये दोनों मिल सकते हैं या फिर कोई एक चीज़ हो सकती है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने प्रावधान दे रखे हैं। साथ में काउंसलिंग भी होती है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकें। जी जी। यहाँ पे स्वाति जी आपने कहा कि अगर कोई मना कर दे, है ना, तो फिर क्या होता है? अगर किसी बेटे ने या किसी बच्चे ने कहा कि मेरे पास, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मेरे पास नहीं है पैसे, तो उस टाइम पे फिर क्या किया जाएगा? तो जो फिर प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई ना कोई मतलब कि उनके पास बेस प्रॉपर्टी होती है जो कि माँ बाप ने, या तो कई बार ऐसा होता है कि इमोशनली बच्चों के नाम पे कर दी, या बच्चों को लोन लेना है तो उसकी वजह से उन्होंने रख दिया, पर वो परेशान हो रहे हैं। तो अगर बड़े बुजुर्गों ने अपने परिवार के बच्चों को वो प्रॉपर्टी दे भी दी है, तो भी उनके पास में ये अवेलेबल होता है ऑप्शन कि वो लोग जब अगर उनके बच्चे उनका पालन पोषण ढंग से नहीं कर रहे हैं तो वो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे अपना खर्चा निकाल सकते हैं। और ये एक सबसे अहम जानकारी ये भी सबके लिए ज़रूरी है कि चाहे अगर जैसे आपने अपने बच्चे को वो प्रॉपर्टी दे दी और उसके बाद में उस बच्चे ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, थर्ड पार्टी को, या फिर लोन भी कर दिया, मतलब कि और वो वहाँ से हटका, अभी वो उसके पोजीशन में नहीं है, फिर भी माँ बाप के पास में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो सरकार के पास जब एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस के लेकर जाते हैं तो वो जो थर्ड पार्टी को सेल करी है या फिर लोन आउट हुआ है वो कैंसिल होकर के सरकार वापस से, क्योंकि मेन जो था मुद्दा यही है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, परिवारजन हैं, उनका भरण पोषण में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अपने मोह में आकर के बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी, परंतु उनके जीते जी अगर बच्चों ने वो प्रॉपर्टी का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया या फिर उसको कहीं किसी गलत आदत में पड़ करके उसको गलत जगह पे दे दिया, तो भी उनके पास प्रावधान होता है कि वो सरकार उस सेल डीड को कैंसिल करके वो उनको वापस से पूरा उनको राइट दिलवाए कि वो उनको पूरा उनके भरण पोषण का काम मिल सके। जी। यहाँ पे स्वाति जी आपने कहा कि प्रॉपर्टी अगर वो बेच रहे हैं तो उस टाइम पे उसको रोका जा सकता है ना, लेकिन अगर उसको बेचे हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो फिर तो उसके लिए कुछ किया नहीं जाएगा। हाँ, वो हो जाता है कि कई बार मतलब कि अपने परिवारजनों को वो बताए बगैर छुप करके कोई सेल डीड कर देते हैं। जी जी, ऐसा कई बार होता है। जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, बीच में रोकना चाहेंगे आपको। हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे, प्रोग्राम कानून की बात में। नमस्कार करता हूँ जी। नमस्ते सर, उनकी तरफ से बहुत अच्छे आपका अभिनंदन करता हूँ, तो से बहुत अच्छे से समझा रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं ये पूछ रहा था कि इससे जो अभी आपने जो बताया कि गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी बेच दी जाए, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट होती है शिकायत करने के लिए, और कहाँ शिकायत की जाए उसको? जी मैडम बताएंगी सर आपको। सर ये तो जो डीएलएसए से जैसे हम आए हैं तो उसके अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन आता है तो उनको फ्री में कानूनी सलाह उपलब्ध होती है, उन्हें कानूनी वकील दिया जाता है, और साथ में वो लोग कोर्ट में भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं इस एक्ट के तहत कि भाई हमारे जानकारी के बगैर ये प्रॉपर्टी बेच दी गई हमारे बच्चों ने या फिर हमारे पोता पोती ने, और हम लोग जीवित थे, हमने तो सिर्फ या तो उसको मतलब कि पावर ऑफ अटर्नी दे रखी थी, या फिर हमने अगर मान लीजिए अगर उसको नाम ही कर रखी है, गिफ्ट डीड कर रखी है, तो वो गिफ्ट डीड भी कैंसिल हो जाएगी। तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, इसमें टाइम लिमिट नहीं होता है सर। जो ट्रांसफर होता है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी डीड को अपने की कैंसिल करवा सकते हैं, उसके अंदर कोई इशू नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सामने वाला है वो अपने राइट के लिए बोलेगा, पर उस तरह से जो पूरे फैक्ट्स जो होते हैं एक केस के, कई बार तो क्या होता है कि कई लोग इस चीज़ को गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, एक बार हमने कमा लिया पैसा और फिर वापस से दूसरे बंदे को फंसा दिया इस चक्कर में। उस चीज़ के लिए भी सरकार ये ध्यान देती है कि जब वो ट्राइब्यूनल बनता है तो वो पूरा सारी जानकारी लेते हैं कि हाँ अगर ऐसा पता चल रहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनको बिल्कुल ही नहीं पता चला, अगर एक कोई जनरल जैसे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसका पोजेशन तो दूसरे इंसान के पास चला ही जाएगा, तो जब वो उसे लेने आ रहा है तो आपको तो चलेगा ही। अगर हाँ मान लीजिए आप रहते कहीं और हैं और आपने कोई और सेकंड प्रॉपर्टी बेच दी, तो उसमें ऑप्शन ये अवेलेबल होता है कि उस सेल को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है, पर हाँ उसका पैसा जो है जो बंदे ने जिसने वो बेची थी उससे आप निकलवा सकते हैं, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं अगर आप उसको ही बेच रहे हैं तो वो फटाफट आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है।
मेन तो उसमें से खर्चा निकल आएगा बुजुर्गों का। परंतु अगर कोई बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या कोई दूसरे शहर में प्रॉपर्टी है जिसका नहीं पता चलता, तो उसके अंदर फिर सरकार ये देखती है फैक्ट्स को देख करके, तो फिर जिस इंसान ने उसको बेचा है उससे ही पैसा निकाला जाता है, क्योंकि उस सेल डीड को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेन तो ये होता है कि उनको अपने खर्चे के लिए पैसा मिलता रहे, भरण पोषण के लिए, और एक अच्छी तरह से वो लोग इज्जतदार जिंदगी जीते रहें। तो उसमें एग्रीकल्चरल लैंड होता है बेशक। हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड में तो सर मतलब कि उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ तो हरियाणा में हक सफा कर देते हैं या फिर वो दे देंगे किसी के अंदर, तो उसके अंदर में भी आप सेल डीड अपनी करवा सकते हो, क्योंकि वो खाता वगैरह दिखा करके पटवारी से जो भी है उस हिसाब से उनको बताना पड़ेगा। ऐसे अचानक से नॉर्मली बिकती नहीं है। कई बार यूं कहा करते हैं सफा जो है वो बंद कर दिया हरियाणा। नहीं, बंद तो नहीं किया है, अभी भी जाकर के मतलब कि जो परिवारजन है वो देते हैं कि हमारा नहीं है, हक नहीं बनता। पर अच्छा। हरियाणा में ज्यादातर अपनी जमीन को लेकर के सब लोग अभी तो बड़े ही बुजुर्ग ही अपने पास रखते हैं, बच्चों को वो तब देते हैं जब उनको कोई लगता है कि बच्चे ने कोई बिजनेस करना है, लोन लेना है या उस तरह से, तो तब उसके अंदर ऐसे कोई अगर इस कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहे कि हाँ भाई मैं अपने बेटे के नाम पे भी कर दूं और फिर बाद में जब वो बेच देता है तो मैं वापस से उससे पैसे डबल कमाने की कोशिश करूं, तो भी उससे भी बचने के लिए प्रावधान है। वो तो जैसे हर स्टेज का एक केस होता है, उसमें देखते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, तो उससे समझ में आता है। नहीं, वो ऐसा था कि मेरे 5 एकड़ जमीन है। हाँ जी। तो उसमें तो 2.5 मेरे नाम से थी। हाँ जी। और 100 मतलब आधी मेरे नाम से, आध देने से दोनों लड़कों के नाम थी। हाँ, ठीक है। तो बड़ी लड़की ने बिना हमारे पूछे वो जमीन बेच दी 1.25 किलो। हाँ, तो वो आपने जैसे उनके दादाजी ने बांटी होगी ना, ये अलग अलग जैसे आपके मेरे लड़के हैं वो एक्चुअली, मैं दादाजी नहीं, मैं था उसका खरीदार। हाँ, तो आप ही खरीदार थे, तो आपने फिर आपके पास अपनी लेकिन 2.5 एकड़ जमीन है अभी एट प्रेजेंट। हाँ जी। तो इसलिए आपका वो नहीं बनता कि क्योंकि आपने मन से दे रखी है। अगर ये होता कि मान लीजिए आप अपना पूरे जो 5 एकड़ थी उसी में से 2.5 एकड़ एक बेटे को दे देते और 2.5 एकड़ दूसरे बेटे को देते, और फिर अगर फिर वो बेचते तो फिर आप उस सेल डीड को हटवा सकते थे कि भाई इन्होंने हमारा तो भरण पोषण हो ही नहीं रहा, हम तो अभी जिंदा हैं और हमारे मतलब की जमीन इन्होंने बेच दी, अब हमारा कैसे पालन पोषण होगा। अभी क्या है कि आपने अपने लिए रखी हुई है जमीन, तो इसीलिए वो अपनी जो उन्होंने हिस्सा है वो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो तो आपकी जो आपने अपने मन से अपने बेटों को दी है, तो वो उसका कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। आपके पास अपना जरिया है कमाई का, अपने पालन पोषण का जरिया है, तो अभी आप उनके ऊपर निर्भर नहीं हो। जैसे ही आप उनके ऊपर अगर आश्रित होते हैं, आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई मेरे को कोई भी जमीन अपने पास नहीं रखनी, मैं तो अपने दोनों बेटों को खुशी खुशी बांट रहा हूँ, फिर आपके पास कोई जरिया नहीं होता, कमाई का साधन नहीं होता। तब अगर वो बेचते उस एवज में, तब आप उनको कह सकते थे कोर्ट में जाकर के कि भाई मेरे बच्चे जो जमीन है, हमारी जो खानदानी पुश्तैनी जमीन है या जो मैंने खरीदी थी उसको बेच रहे हैं, अब हमारे पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, तब आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू तेजराम कौशिक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। दोस्तों, आप सुने हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज, और आप अभी प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 10:49 हो चुके हैं। कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। तो स्वाति मैडम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी के पास लड़के नहीं है और लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं और शादी कर दी है, तो उसके बाद अगर उनके नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो क्या लड़कियों से वो अपना जो गुजारा भत्ता है वो ले सकते हैं? हाँ जी, हाँ। जो आजकल के प्रावधान है हमारे यहाँ पे, वैसे तो कानूनी तौर पे जो हिंदू लॉ के अंदर यही होता था कि जो लड़के होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती थी माँ बाप का भरण पोषण करने का, परंतु अभी जब नए जैसे अब ये यूसीसी भी लागू होने वाला है और स्टेटों में भी हमारे यहाँ पे भी आने वाला है सिविल कोड, पर एक जनरल जो जैसे यहाँ पे इस एक्ट के तहत ये है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप का भरण पोषण करने के लिए। अगर बेटियां शादी करके दूसरे परिवार में चली गई हैं और अगर वो उस तरह से इकोनॉमिकली सोशली स्वावलंबन नहीं है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो भी सरकार ये कहती है कि वो उस तरह से कोई ना कोई स्कीम्स के तहत
या फिर जो ऐसे जो परिवार जिनका कोई नहीं होता, अगर उनके ससुराल वाले लड़कियों के तैयार नहीं हैं उनकी मदद करने के लिए, तो भी वो वहाँ पे सरकार की ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसके अंदर वो उनका मदद कर सकते हैं। साथ में उसके अंदर जैसे डे केयर सेंटर्स होते हैं, ओल्ड एज होम होते हैं, और फिर मेडिकल, आजकल तो आयुष्मान स्कीम के तहत भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सीनियर सिटीजन्स को। और जैसे अभी ये पेंशन स्कीम्स मिलती हैं, उसके तहत भी उनकी बहुत मदद की जाती है। हाँ, पर अगर कोई प्रॉपर्टी है माँ बाप के पास में जिसका उन्होंने बेटी की शादी के वक्त इस्तेमाल किया था और उनको दिखाया था कि हाँ भाई उन्होंने बेच दी है या नाम कर दी अपने दामाद के नाम, तो वो उसके तहत भरण पोषण उससे ले सकते हैं। पर अगर मान लीजिए वो हैं ही इकोनॉमिकली सोशली थोड़े से वीकर सेक्शन में, उन्होंने अपने बच्ची की शादी कर दी जैसे तैसे उस समय में, और अब इस स्टेज पे आए हैं कि उन्हें ज़रूरत है किसी की मदद की, परंतु उनकी बेटी भी इस तरह से किसी और के अगर ऊपर आश्रित है, वो खुद अपने आप में खड़ी नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपने एक परिवार को छोड़ते हुए पहले वाले परिवार की कैसे मदद करे। तो उसके लिए फिर सरकार की स्कीम्स अवेलेबल होती हैं, उनको पूरा अलग अलग उनको फ़ायदा दिया जाता है, जिसके अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर वो अवेलेबल होती हैं फैसिलिटीज़। जैसे कि मैंने बताया कि NGOs जो होते हैं वो ये ओल्ड एज होम्स को और डे केयर सेंटर्स को पूरा मेंटेन करते हैं, साथ में उनको मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, और ये इनसे वो अपने माँ बाप की मदद कर सकती हैं। और ज़्यादा ही अगर सक्षम है तो फिर सरकार उनको काउंसलिंग के लिए भी करवाती है, ताकि वो अपने जो दामाद हैं उनके वो अपने सास ससुर की भी मदद कर सके। जी, बीच में रोकना चाहेंगे मैम, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी, और मैडम को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी राजकुमार जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, एक सवाल था जी, जैसे हमारे भाई की लड़की है तो उनकी शादी करी थी जी, तो शादी उनके जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो चुकी है और उनके घर में और कोई भी नहीं है। अच्छा। तो वो बहुत ही एक नॉर्मल परिवार से थे और उनके कोई भी नहीं, तो अब हमारे घर रहती है वो लड़की बच्चों के साथ, 2 बच्चे हैं। हाँ जी। तो हमारे भाई पेंशन में थे, टीचर थे। हाँ जी। तो क्या उस बेटिया का उस पेंशन में भी कुछ हक हो सकता है? क्या वो भाई साहब तो बड़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं? हाँ, वो बुजुर्ग हैं अभी, मतलब कि अभी तो उनको फुल पेंशन मिल रही है, पर जब वो जैसे अगर उनका देहांत होता है तब वो उसके हिसाब से तब अपनी बेटी को नॉमिनी बना सकते हैं, ये शो करते हुए एक एफिडेविट लगता है कि हाँ भाई मेरी बेटी कोई भी कमाई नहीं करती है, उसके पास और कोई कमाई का जरिया नहीं है, एंड वो मेरे ऊपर आश्रित है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले ये होता है सिस्टम, जो पेंशन होती है उसके अंदर मियाँ बीवी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, सरकार की तरफ से जो पेंशन मिल रही होती है, और हस्बैंड की डेथ के बाद में वाइफ को हाफ पेंशन मिलती है। और अगर मान लीजिए दोनों वाइफ हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो बच्चे को फिर जो उनके जो बच्चे हैं, खासकर जो लड़की होती है, या तो अगर उसने शादी नहीं कर रखी तो भी वो आश्रित होती है अपने माँ बाप के ऊपर, या फिर अगर शादी कर ली जैसे आपके केस में अब वो विधवा है तो वो अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित है, तो उसको एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, इनकम सर्टिफिकेट शो करके, और वो फिर सरकार में उनको देना पड़ता है डिपार्टमेंट में, जैसे आपके भाई के केस में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में देना पड़ेगा, और वहाँ से उनको अलाउ करवाना पड़ेगा पेंशन के लिए कि जो उनके पिताजी को पेंशन मिलती थी वो उसके देहांत में, ये अभी वो जीते जी आपके जो भाई हैं वो अपना करवा लें एफिडेविट, ताकि कल को उनकी बेटी को परेशानी ना झेलनी पड़े। और इसके अंदर साथ में सरकार बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस वो ध्यान ज़रूर रखती है कि कोई भी उनकी जो सहूलियतें हैं उनका कोई फ़ायदा ना उठाए। तो उसके लिए वो लोग देखते हैं कि हाँ, अगर लड़की कमाने के लिए लायक है, पढ़ी लिखी है, और फिर भी अगर वो नहीं कमा रही है तो कोई वजह हो सकती है, जैसे अभी अगर उनके बच्चे छोटे हैं तो वो नहीं जा पा रही, ठीक है, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने आप अपने कोई कमाई का जरिया शुरू कर सकती हैं, तब सरकार मना करती है। परंतु जो लोग मेंटली डिसेबल्ड होते हैं उन बच्चों को भी परिवार की पेंशन मिलती है, और साथ में जो लड़कियां या तो अनमैरिड होती हैं या विडो होती हैं वो भी परिवार की पेंशन की हकदार होती हैं। जैसे भाई तो अभी जिंदा है तो जिंदा रहते हुए भी पेंशन की हकदार हो सकती बेटी की? नहीं, जिंदा होते हुए उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, पर वो एक सर्टिफिकेट एफिडेविट वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाके जहाँ से उनको पेंशन मिलती है,
तो वहाँ से वो सर्टिफिकेट साइन करवा लेंगे कि भाई कल को जैसे मेरी बेटी है वो मुझ पे आश्रित है, तो वो इसलिए जब मेरे जाने के उपरांत मेरी बेटी को पेंशन मिले तो वो जो आधा पेंशन होती है या जितना जैसे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग अवेलेबल होते हैं, स्कीम्स होती हैं, तो उस हिसाब से पेंशन हो जाएंगी। जीते जी तो पेंशन नहीं मिलने वाली। ये सर आगे के लिए तैयारी की बात कर रही हैं मैम, मतलब कि कल को कोई दिक्कत हो जाए है ना उनके पापा को, तो फिर उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रहेंगे तो फिर वो काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैम ने बताया कि पहले से अगर वो सारी चीज़ें करवा के रख लेंगे तो कल को मान लीजिए सदा तो किसी को नहीं रहना, हाँ। है ना, उनकी डेथ हो जाती है तो फिर उनको परेशानी नहीं होगी उस लड़की को कि मेरा पालन पोषण कैसे होगा। अब तो वो पेंशन आ रही होगी ना सर, उसी से उनका भी गुजारा हो रहा होगा और उस लड़की का भी, लेकिन उनके जाने के बाद उसका क्या होगा। हाँ, अभी भाई के पास कोई बच्चा नहीं हो, बेटिया ही है और उसके 2 बच्चे हैं, तो भाई मान लो चला गया और वो 73 साल के है, बीमार भी रहते, तो उसकी प्रॉपर्टी भी हिस्सेदार होगी लड़की भी, बेटिया हमारी। हाँ जी, हाँ, वो तो उनकी इकलौती बेटी है, मतलब कि वो अगर वो चाहते हैं अपनी बेटी को देना, वैसे भी अगर वो विल नहीं बनाते हैं अपने लिए कोई, तो वो तो उनकी बेटी का हक ही बनता है वहाँ पे, क्योंकि लीगल हेयर तो वो ही हैं बचती हैं, तो उनका भाई का की प्रॉपर्टी पे आपकी उनकी बेटी का ही हक बनेगा। सर एक तो होता है ना कि कानूनी तौर पे वो अपने जीते जी ही एक वसीयत लिखवा दें, है ना, कि मैं जब तक जिंदा हूँ ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे मरने के बाद ये मेरी बेटी की होगी, है ना, उसका नाम वगैरह जो भी है सारी चीजें, ठीक है। एक होता है कि मरने के उपरांत कानूनी तौर पे ही उसका हक बनता है, तो फिर शायद उसको आप जो भी हैं चाचा ताऊ हैं वो बोलेंगे नहीं हम ये हिस्सा नहीं देंगे, ये वाला देंगे, वो वाला देंगे, है ना, तो वो सारे केस खत्म हो जाएंगे। अगर उसके पापा अभी उसकी वसीयत लिखा देते हैं कि ये वाला किला नंबर, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला घर, ये मेरे मरने के बाद मेरी इस बेटी के होंगे, हाँ। तो वो फिर काम उसके लिए आसान हो जाएगा और आप सबके लिए भी आसान हो सकता है, क्योंकि आपको भी ये नहीं रहेगा कि भाई जब भाई थे तब तो ये वाली चीज़ हमें उनको देनी थी, लेकिन अभी लड़की जिद करिए मेरे को ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, तो वो थोड़ा काम आसान करने के लिए ये एक अच्छा तरीका होता है जो कानून की सहायता से समाधान हो सकता है। हमें हर तरह की आने वाली जो भी पॉइंट्स होते हैं उन घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर हम अभी सक्षम हैं तो उस चीज़ के लिए हमें वसीयत बना दें तो ये सबके लिए फायदा होता है। हाँ जी जी, बेटिया के 2 बच्चे हैं वो भी हकदार होते हैं ना की प्रॉपर्टी में। सर वो की डिपेंड, वो अपनी नाना की प्रॉपर्टी पे नहीं, वो अपने दादा की प्रॉपर्टी पे हकदार होते हैं जहाँ पे वो शादी करके आए थे, वो अपने, क्योंकि वो तो अब दूसरों की संतान है ना, उनके फादर जिस परिवार से जो अब वो नहीं रहे, उनका हक अपने दादा की प्रॉपर्टी पे बनता है। नाना की प्रॉपर्टी पे हक तब बनेगा जब अगर आपके भाई उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा देते हैं वसीयत के अंदर। ऐसे लीगल हेयर के अंदर उनका बाद में हक बनता है, पहले उनकी बेटी का ही हक बनेगा और उनकी बेटी की मर्जी होगी कि वो अपने बच्चों को देना चाहें या नहीं देना चाहें उस प्रॉपर्टी में हिस्सा, क्योंकि कानूनी तौर पे उन बच्चों का हक अपनी दादा की प्रॉपर्टी पे ही बनता है। माना कि उधर वहाँ की प्रॉपर्टी खुद माँ बाप की, उनके दादा दादी की, वहाँ पे जाके कितनी उम्र तक वो अपना दावा कर सकते हैं जी वहाँ जाके? सर वो तो अभी मतलब कि जाकर दादा की प्रॉपर्टी में तो वो कभी भी हक के लिए जा सकते हैं। हाँ, पिता की प्रॉपर्टी में वो जब तक 18 साल के वयस्क नहीं हो जाते या ग्रेजुएशन नहीं कर लेते तब तक ही वो हक के लिए मांग सकते हैं, परंतु दादा की प्रॉपर्टी पे उनका हक हमेशा रहेगा। जी जी, बहुत ही अच्छा बताया जी स्वाति जी, आपने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जानकारी मिल रही है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सवाल तो काफ़ी सारे बचे हैं लेकिन अभी समय नहीं है, अगले प्रोग्राम का टाइमिंग हो चुका है तो हमें जाना होगा। तो जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अगर कानूनी सहायता लेना चाहते हैं तो कहाँ पे जा सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? आप सभी जो गुड़गांव क्षेत्र में रहते हैं या जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट के DLSA ऑफिस में जा सकते हैं। यहाँ गुड़गांव के अंदर गुड़गांव कोर्ट में DLSA ऑफिस है, आप लोगों को फ्री कानूनी सलाह दी जाएगी और फ्री में वकील उपलब्ध कराए जाते हैं और आपके कार्य को बहुत जल्दी पूरा किया जाता है। आपकी समस्याओं का समाधान बहुत ही जल्दी किया जाएगा। और आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि आने वाली 8 मार्च को लोक अदालत है, जिसके अंदर अगर आप लोगों का कोई केस चल रहा है सीनियर सिटीजन्स का या फिर कोई केस चल रहा है तो आप सब वहाँ पे जाकर के उस चीज़ फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं और अपनी कानूनी प्रॉब्लम्स को जल्दी ही समाप्त करवा सकते हैं। वहाँ पे आपका बहुत ही जल्दी निवारण होगा आपकी समस्याओं का। जी, थैंक यू स्वाति जी आने के लिए प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्कार।
तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कानून की बात गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। हमारे साथ प्रोग्राम में थी एडवोकेट स्वाति जी। अगर आपके कानूनी संबंधी कोई भी सवाल है तो गुड़गांव की आवाज़ के रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 99 58 94